नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान के बारे में जो भाग 5 था संघ के बारे में, जिसमें प्रावधान थे, वो कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम राज्य पढ़ेंगे। राज्य, इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में 5 का संबंध संघ से है, 6 का संबंध राज्य से है। और भाग 6 में राज्य का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 152 से 151 तक हमने पढ़ लिया था भाई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और 237 तक इनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो राज्य का वर्णन भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अब देखिए, राज्य को पढ़ेंगे तो राज्य को हम भाई 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, जिस प्रकार हमने संघ को विभाजित किया था। पहला पार्ट आता है कार्यपालिका, वो की वही प्रक्रिया है भाई, बस पदाधिकारी चेंज हो जाएंगे। कार्यपालिका के बाद में विधायिका या व्यवस्थापिका, एक ही बात है, विधायिका या व्यवस्थापिका। और तीसरा पार्ट आता है न्यायपालिका, यानी ये शासन के अंग होते हैं तीनों। तो जिस प्रकार हमने संघ में पढ़ा उस प्रकार हम राज्य में भी यही बातें पढ़ेंगे। कार्यपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक, 152 से लेकर 167 तक कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यपालिका के बारे में। विधायिका का जो वर्णन है अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक है, 213 तक। और न्यायपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक है। न्यायपालिका को आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं भाई। न्यायपालिका में एक तो आ जाएगा उच्च न्यायालय। राज्य में क्या होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। इसका वर्णन तो आ जाएगा अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। और जिला व सत्र न्यायालय, जिला स्तर पर होते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, इसका वर्णन आपको मिलेगा अनुच्छेद 232 से 37, 232 से लेकर 237 तक। इस प्रकार का ढांचा होता है राज्य में भाई। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको समझने में आसानी से समझ में आ जाएगा। राज्य अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो भाग 6 में वर्णन है अनुच्छेद 152 से 237 तक। राज्य के शासन के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, 3 हैं। राज्य की कार्यपालिका 152 से लेकर 167 तक वर्णित है। विधायिका का वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक है। और न्यायपालिका का अनुच्छेद 214 से 237 तक है। राज्य की न्यायपालिका को आप 2 भागों में विभाजित करके भी समझ सकते हैं। एक में उच्च न्यायालय, यानी प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, खंडपीठ होती हैं। उच्च न्यायालयों की कईयों में नहीं है, जैसे भाई भारतवर्ष में, पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट ही हैं, जबकि राज्य आपको पता है भाई 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश है साथ में 8, तो लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? 25 ही हैं। तो उनकी फिर खंडपीठ स्थापित कर दी जाती है। तो 214 से 231 तक। जिला और सत्र न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 232 से 237 तक। अब हम सबसे पहले भाई राज्य की कार्यपालिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो सबसे पहले भाई हाँ, यहाँ आप देखेंगे इसका वर्णन है अनुच्छेद
152 से लेकर 167 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में व्यवस्था की गई है। अब राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो राज्य की कार्यपालिका के भी 3-4 भाग हो जाएंगे भाई। राज्य कार्यपालिका के 3-4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आ जाएगी, मुख्यमंत्री और साथ में मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और जो आगे वाला पार्ट आएगा वो महाधिवक्ता कार्यपालिका में शामिल होता है। महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, एडवोकेट जनरल। जैसे भारत में अटॉर्नी जनरल कार्य करते हैं, उसी प्रकार एक राज्य में वही पोस्ट होती है किसकी? महाधिवक्ता की। तो राज्यपाल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 152 से 62 तक ज़्यादातर जानकारी आएंगी, अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक। मुख्यमंत्री अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 164 में, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में मिलेगा, 163 में, और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में। तो ये होता है भाई राज्य की कार्यपालिका का ढांचा, जिसमें राज्यपाल शामिल होते हैं अनुच्छेद 152 से 162 तक, इसके बारे में प्रावधान आएंगे। एक शामिल होते हैं मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 164 में इसके बारे में जानकारी आएगी। साथ में होती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का ही मुखिया होता है, प्रधान होता है मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद राज्य की, और महाधिवक्ता इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 में, जिसको आप एडवोकेट जनरल के नाम से भी जान सकते हैं। ये हो गया भाई राज्य की कार्यपालिका का ढांचा। अब सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं क्या? राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे भाई? राज्यपाल। अब सबको एक एक को क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो राज्यपाल पढ़ेंगे तो इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक है, 162 तक राज्यपाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राज्यपाल के बारे में भाई सबसे पहले जो प्रावधान अनुच्छेद 152 आता है, इसमें कोई विशेष बातें नहीं है, साधारण बात है। राज्य शब्द की परिभाषा जिसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है, तो ध्यान नहीं रखना है, इसमें केवल साधारण है। राज्यों 28 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको परिभाषा से संबंधित बातें मिलेंगी, कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 आता है। अनुच्छेद 153 में क्या है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात कही गई है किसमें भाई? अनुच्छेद 153 में। अब देखिए इस व्यवस्था में फिर कुछ बदलाव भी किया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 1956 द्वारा क्या किया गया भाई? इसमें ये बात और जोड़ी गई। अनुच्छेद 153 में ये बात पहले से थी, संविधान निर्माण के समय संविधान लागू हुआ तब ये बात लिखी हुई थी कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये बात कब जोड़ेगी? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कोई एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक
2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो यहाँ 153 में ये बात आप ध्यान में रखेंगे भाई। उसके बाद में आगे आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में क्या बात है? अनुच्छेद 154 में आप ध्यान रखेंगे, ये कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख होगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। ये किस में बताया गया है भाई? अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में बात बताई गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, राज्यपाल है भाई, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का क्या होता है? प्रथम नागरिक। जैसे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसी प्रकार एक राज्य में राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये भी राज्यपाल ही होता है भाई। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। और बात करें राज्य का राज्याध्यक्ष, ये भी कौन होता है? तो ये भी राज्यपाल ही होता है। तो ये संघात्मक शासन की विशेषता मानी जाती है कि एक राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाएगा, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, राज्य का राज्याध्यक्ष होगा। ये सारी बातें किसके अनुरूप आती है भाई? संघात्मक शासन की विशेषता है। राज्य, जो भारत एक राज्यों का संघ है, आपको पता है, संघात्मक शासन की विशेषता है। केवल मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, बाकी ऐसी चीजें लिखी हुई नहीं है। केवल लिखा हुआ है तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा राज्यपाल। यह आपको ध्यान में रखना है। समझने के दृष्टिकोण से इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं कि राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, राज्य का राज्याध्यक्ष होगा। ये संघात्मक शासन की क्या है भाई? विशेषता। जबकि भारत में आपको पता है भाई एकात्मक लक्षण भी प्रभावी है। एकात्मक लक्षण क्या है? प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल आपको पता है संघ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है। और राज्यपाल और क्या करते हैं? प्रत्येक 15 दिन से राज्य प्रशासन की सूचना, प्रत्येक 15 दिन से राज्य की सूचना किसको देते हैं? गृह मंत्रालय को। राज्य प्रशासन की सूचना किसको देते हैं भाई? भारत के गृह मंत्रालय को, या कह सकते हैं केंद्र को। इसके अलावा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। तो ये एकात्मक लक्षण होते हैं जो काफी ज्यादा प्रभावी भी दिखाई देते हैं। किसको लेकर? राज्यपाल को लेकर। तो केवल समझने के दृष्टिकोण से ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, और कोई विशेष बातें नहीं है भाई। तो आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 भाई आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो आसानी हो जाएगी भाई। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अपने मुद्रा सहित आदेश और अधिपत्र से, यानी अपने बाकायदा, मतलब राष्ट्रपति एक तरह से वारंट जारी करता है। वारंट कोई गिरफ्तारी का नहीं है,
राष्ट्रपति की नियुक्ति का वारंट जारी करता है। तो अपने मुद्रा सहित यानी सील साइन सहित अधिपत्र से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करता है भाई। और राज्यपाल की नियुक्ति की जो सर्वप्रथम सूचना है, सर्वप्रथम सूचना भारत का जो कैबिनेट सचिव होता है, राज्यपाल नियुक्ति की सूचना कैबिनेट सचिव उस राज्य के, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, उसके प्रमुख शासन सचिव को देगा भाई। कैबिनेट सचिव इसकी सूचना किसको देगा? राज्य के प्रमुख शासन सचिव को, प्रमुख शासन सचिव को इस बात की जानकारी देगा। ये ध्यान में रखना है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति बाकायदा इसके लिए अपना एक मुद्रा सहित आदेश जारी करता है, सील सिग्नेचर सहित आदेश अधिपत्र जारी करेगा और राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और राज्यपाल की नियुक्ति की सबसे पहले सूचना भारत का कैबिनेट सचिव, जो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है भाई, ये उस राज्य के प्रमुख शासन सचिव को इस बात की क्या देगा? जानकारी देगा, सूचना देगा। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है भाई। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान सभा में बहस हुई। संविधान सभा में क्या हुई? बहस। संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में बहस हुई। और यहां प्रश्न उठा कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों? राज्यपाल की नियुक्ति क्यों? नियुक्ति क्यों? निर्वाचित क्यों नहीं? राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए भी। नियुक्ति क्यों? अमेरिका की तरह भारत में भी राज्यपाल निर्वाचित होने चाहिए। जैसे अमेरिका में होते हैं वैसे ही होने चाहिए भारत में भी राज्यपाल। ऐसी मांग रखी, ऐसा प्रस्ताव रखा, ऐसी मांग या प्रस्ताव एक ही बात है। ऐसी मांग की या ऐसा प्रस्ताव रखा 2-3 सदस्य थे भाई, गोविंद वल्लभ पंत, बीजी खेर और हमारे राजस्थान के भी एक सदस्य थे, क्या नाम था उनका? बलवंत सिंह मेहता, उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता। तो संविधान सभा में प्रश्न उठा कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों? राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार से अमेरिका में राज्यपाल को निर्वाचित किया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी राज्यपाल क्या होना चाहिए भाई? निर्वाचित होना चाहिए। उसकी नियुक्ति क्यों जरूरी है? ऐसा प्रस्ताव रखा, यानी राज्यपाल को निर्वाचित करने को लेकर प्रस्ताव रखा था गोविंद वल्लभ पंत, बीजी खेर और बलवंत सिंह के द्वारा। लेकिन ये प्रस्ताव क्या कर दिया गया भाई? अस्वीकार। प्रस्ताव क्या हुआ? अस्वीकार किया गया। प्रस्ताव अस्वीकार किया गया और राज्यपाल को क्या रखा गया? नियुक्ति रखा गया कि राज्यपाल की क्या होगी भाई? नियुक्ति होगी। अब देखिए, इसको लेकर संविधान सभा में ये बात कही गई कि संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप, संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री और राज्यपाल निर्वाचित नहीं हो सकते।
अगर संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों निर्वाचित होंगे तो दोनों में क्या होंगे भाई? विवाद होंगे। क्या होंगे? विवाद होंगे, झगड़े होंगे, वर्चस्व की लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों ही कहेंगे कि मैं भी जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आया हूं। तो ऐसी स्थिति में फिर संसदीय शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री और राज्यपाल अगर दोनों निर्वाचित होते हैं तो दोनों में इस बात को लेकर, वर्चस्व को लेकर क्या होगा भाई? विवाद होगा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया गया और राज्यपाल की नियुक्ति को ही स्वीकार किया गया। इसके अलावा और क्या बात है भाई? राज्यपाल को अगर संवैधानिक प्रमुख बनाना है, राज्यपाल को अगर किसी राज्य का क्या बनाना है? संवैधानिक प्रमुख बनाना है। प्रमुख बनाना हो तो उसके लिए निर्वाचन की क्या आवश्यकता है? बनाना है तो उसके लिए निर्वाचन की आवश्यकता नहीं। जब संवैधानिक प्रमुख ही बनेगा तो फिर उसका चुनाव करने की आवश्यकता कहाँ है? उसको तो डायरेक्ट नियुक्त किया जाना चाहिए। बात भी सही है भाई। और भारत में एकात्मकता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार में कनाडा देश में व्यवस्था, उस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में भी अपनाई गई है भाई। राज्यपाल का जो पद है ये कनाडा से तो आया है। भारत में एकात्मकता को बनाए रखने के लिए कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और बात करें भाई, राज्यपाल कार्यालय को लेकर भी एक विवाद सामने आता है। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक वाद। और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया भाई 1979 में। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक वाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। क्या निर्णय आया? निर्णय में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। यानी केंद्र सरकार राज्यपाल को कोई रोजगार नहीं देती है। ये राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है भी। तो राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है, अपितु यह एक संवैधानिक स्वतंत्र कार्यालय है। तो नियुक्ति के संदर्भ में ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अनुच्छेद 155 को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, काफी बड़ा हो गया भाई। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा अपने सील, साइन, सिग्नेचर और अधिपत्र के द्वारा। बाकायदा राष्ट्रपति नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करता है, उसी को अधिपत्र या आप आदेश पुकार सकते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति की सूचना सर्वप्रथम भारत का कैबिनेट सचिव संबंधित राज्य के प्रमुख शासन सचिव को भेजेगा कि आपके राज्य में क्या होने जा रही है, राज्यपाल की नियुक्ति होने जा रही है। अब देखिए, संविधान सभा में सदस्यों में इस बात को लेकर काफी गहन विचार विमर्श हुआ कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जानी चाहिए। जिस प्रकार अमेरिका में राज्यपाल नियुक्त होता है उस प्रकार भारत में भी राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए। ये प्रस्ताव रखा
गोविंद वल्लभ पंत, बीजी खेर और बलवंत सिंह के द्वारा, लेकिन ये प्रस्ताव क्या कर दिया गया भाई, अस्वीकार कर दिया गया। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रस्ताव था उसको ही स्वीकार किया गया, उसको ही क्या दी गई, मान्यता दी गई, महत्व दिया गया कि राज्यपाल क्या होगा भाई, नियुक्त होगा। अब देखिए इसको लेकर यहाँ पर ये बातें सामने आई कि संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों ही निर्वाचित हो जाएंगे तो फिर दोनों के बीच में वर्चस्व होगा, और वर्चस्व होगा तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए राज्यपाल तो नियुक्त होगा, मुख्यमंत्री क्या होगा, निर्वाचित होगा। बाद मुख्यमंत्री नियुक्ति होता है लेकिन वो जनता के द्वारा चुनकर आता है भाई, ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले उसकी नियुक्ति होती है लेकिन वो विधानमंडल का क्या होना चाहिए, सदस्य होना भी जरूरी है। राज्यपाल को अगर संवैधानिक प्रमुख ही बनाना है तो उसके लिए निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको तो संवैधानिक दृष्टिकोण से मुखिया बनाना है, तो फिर उसके लिए चुनाव की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। और भारत में एकात्मकता के लक्षण को बनाए रखने के लिए कनाडा देश के मॉडल को अपनाया गया है। जिस प्रकार से कनाडा में है उसी प्रकार से वह की वह व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में निहित की गई। राज्यपाल कार्यालय से संबंधित एक वाद है हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक वाद। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 में निर्णय दिया कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है, अपितु यह एक संवैधानिक और स्वतंत्र क्या है, कार्यालय। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अभी। उसके बाद में नियुक्ति के बाद में आगे देखें, अब कार्यकाल देख लें हम। अनुच्छेद 155 हो गया, अनुच्छेद 156 देखें। अनुच्छेद 156 में क्या है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, साफ लिखा हुआ है भाई अनुच्छेद 156 में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद होगा तब तक काम करता रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जिस प्रकार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उस प्रकार किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। यहाँ पर कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है भाई, निश्चित कार्यकाल नहीं है कि ये 5 वर्ष ही काम करेगा, निश्चित कार्यकाल नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा किसी भी राज्य का राज्यपाल, और राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है भाई, राज्यपाल को राष्ट्रपति समय से पहले हटा भी सकता है, राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है या हटा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। निश्चित कोई कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति समय से पहले बर्खास्त भी कर सकता है, हटा सकता है, और इसकी पद विमुक्ति, पद विमुक्ति, पद विमुक्ति की प्रक्रिया का भी उल्लेख नहीं है कि इसको अगर पद से हटाया जाए, पद विमुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख नहीं है। क्योंकि अगर इसको पद से हटाया जाना है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट हटाएगा, किसी प्रकार की पद विमुक्ति की जो बात है, प्रक्रिया है, उसका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रख लेंगे भाई, ये 3-4 बातें हैं, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, कोई निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी बर्खास्त या हटा सकता है, पद विमुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। फिर भी राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है, सामान्यतः कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है भाई, लगभग 5 वर्ष ये कार्यकाल होता है। लेकिन ज़्यादातर भाई ये केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करता है। तो केंद्र सरकार
अगर केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसी के अनुरूप राज्यों में क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, क्योंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता है। तो अगर केंद्र में सरकार बदलेगी तो उसी के कोई योग्य वरिष्ठ जो नेता होते हैं वो राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। फिर भी सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना मानेंगे, 5 वर्ष। उल्लेखित नहीं है लेकिन 5 वर्ष मान सकते हैं। और पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। एक बार राज्यपाल मान लीजिए की नियुक्ति कर दी गई तो ऐसा नहीं है कि आगे फिर उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, बार बार बनाया जा सकता है, उसी राज्य में बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है, दूसरे राज्य में भी बनाया जा सकता है। तो पुनर्नियुक्ति उसकी हो सकती है, यहाँ ये भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद में त्यागपत्र किसको देंगे भाई, त्यागपत्र तो ये जो इसको नियुक्त करेगा उसी को त्यागपत्र देंगे। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखित रूप में, राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं त्यागपत्र। राज्यपाल किसको, राष्ट्रपति को। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ तक आपने पढ़ा, अनुच्छेद 156 पढ़ा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है और इसको कभी भी राष्ट्रपति हटा भी सकता है, इसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। तो यहाँ आपको राज्यपाल को कार्यकाल सुरक्षा आपको दिखाई देती है या नहीं। तो मेरे दृष्टिकोण से राज्यपाल को कार्यकाल की यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है और न ही कोई राज्यपाल कार्यालय की निश्चितता है, कार्यालय की निश्चितता। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार टिप्पणी की थी कि राज्यपाल को कार्यकाल सुरक्षा भी नहीं है और न ही कार्यालय की निश्चितता। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है राज्यपाल को लेकर कि न तो इसके पास में कोई कार्यकाल की सुरक्षा है कि इतनी समय तक रहेगा और न ही राज्यपाल के कार्यालय को लेकर कोई निश्चितता है। तो ये हो गया भाई अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र हो गया, हटाने के बारे में बातें आ गई, पुनर्नियुक्ति के बारे में बातें आ गई, सारी 156 में। उसके बाद में अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 इसमें क्या है भाई, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 157 में है। अब राज्यपाल पद के लिए कोई विशेष योग्यता तो है नहीं, एक पहली ध्यान रख लेंगे, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या होना चाहिए भाई, नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, यानी कम से कम उसकी आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए योग्य है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन भाई वर्तमान में कुछ परंपराएं चल पड़ी हैं। परंपरा क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह की जाती है। उसे पूछा जाता है कि हम आपके यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति करना जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को विकल्प दिए जाते हैं, 2-3 व्यक्तियों के नाम बताए जाते हैं कि आप इनमें से कोई भी अपना पसंद का चुन सकते हैं। उसकी नियुक्ति फिर राज्यपाल के जो मुख्यमंत्री अपनी पसंद बता देते हैं
उसके अनुरूप कार्य होता है। अगर नहीं भी बताते हैं तो फिर जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, उसी हिसाब से फिर राज्यपाल की क्या होती है भाई, नियुक्ति होती है। तो वर्तमान में एक परंपरा चल रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। मुख्यमंत्री को विकल्प दिए जाते हैं कि आप इनमें से चुन सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम। मुख्यमंत्री अगर चुन लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चुनते हैं तो फिर अपने दृष्टिकोण से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक परंपरा है। और दूसरी परंपरा भी है भाई, क्या है? तो दूसरी परंपरा यह है कि संबंधित राज्य का जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो, यह ध्यान रखा जाता है। ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। बाकी कई बार इसकी अवमानना भी होती है भाई, उसी राज्य के मूल निवासी को कई बार क्या बना दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है। तो जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं हो। तो ये परंपराएं भी वर्तमान में चल पड़ी हैं। राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं मुख्य रूप से 2 हैं, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और ये परंपराएं जिनके अनुरूप योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में अनुच्छेद 157 के बाद में अनुच्छेद 158 देख लें आप। अनुच्छेद 158 इसमें क्या है? राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें। राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें। राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें क्या क्या हैं? तो राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें ध्यान रखेंगे भाई। पहली सेवा जो शर्त है वो ये है कि वह संसद या राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, राज्यपाल बनेगा। संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात, सेवा शर्तों के अनुरूप संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, केंद्र या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, नहीं करता हो। अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो यहाँ पर योग्य नहीं है भाई। सेवा शर्तों के अनुरूप उसे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए केंद्र या राज्य सरकार के अधीन। इसके अलावा संसद द्वारा निर्धारित परिलाभ जिसमें वेतन भत्ते आते हैं, विशेषाधिकार और क्या प्राप्त होंगी भाई, सुविधाएं प्राप्त होंगी। संसद द्वारा निर्धारित परिलाभ, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, सुविधाएं राज्यपाल को प्राप्त होंगी और इनका जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में, किसमें है भाई, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है कि किस प्रकार से वेतन भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। निर्धारित करने का काम संसद करेगी, संसद जो निर्धारित करेगी उस हिसाब से वेतन भत्ते दिए जाएंगे। इसका प्रावधान अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, प्रावधान किया गया है। सेवा शर्तों में अगर चौथी बात करें तो
पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए वेतन भत्ते में, वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती, वृद्धि की जा सकती है। क्या की जा सकती है भाई? वृद्धि, यानी बढ़ा जरूर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा पद पर रहते हुए, अगली बात है, पद पर रहते हुए किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, दर्ज नहीं हो सकता, नहीं कोई गिरफ्तारी, नहीं कोई कारावास हो सकता, आपराधिक मुकदमा ही दर्ज नहीं हो सकता अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो। उसके बाद में उसको जो वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, क्योंकि राज्य में काम कर रहा है तो राज्य की संचित निधि से ही मिलेगा भाई। वेतन कहाँ से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से। ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर संबंधित राज्यों की संचित निधि से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति निर्धारण करेगा कि कितना वेतन दिया जाना है। तो यहां ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे देखिए वेतन के बारे में, राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है अभी? 3,50,000, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल को वेतन मिलता है। पहले 1,10,000 मिलता था, बढ़ा दिया 2018 में, तो राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपए। अब यहाँ ध्यान देंगे आप कि वेतन के बारे में कहा गया है कि राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे ये नहीं है कि प्रत्येक राज्य से 3,50,000 रुपए मिलेंगे, 3.5 लाख रुपए प्रत्येक राज्य से नहीं मिलेंगे। इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। दोनों राज्यों की संचित निधि से निर्धारित वेतन दिया जाएगा। अगर 2 का है तो आधे आधे दे लेगा, अगर 3 में है तो इसका 3.50 में 3 का भाग देकर राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है, जो उसकी मर्जी। राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा उन राज्यों की संचित निधि से क्या मिलेगा, उस राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है वर्तमान में? 3,50,000 रुपए। तो वेतन राज्य की संचित निधि से, और उसके बाद में कार्यकाल समाप्ति के बाद में पेंशन, कार्यकाल समाप्ति के बाद पेंशन कहाँ से मिलेगी भाई? भारत की संचित निधि से। कहाँ से मिलेगी? भारत की संचित निधि से। तो ये हैं राज्यपाल की सेवा शर्तें। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल, अगर है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। केंद्र राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। संसद जो निर्धारित करेगी वो परिलाभ, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और सुविधाएं राज्यपाल को प्राप्त होंगी। इसका उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में विनिर्दिष्ट है भाई। पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, वृद्धि जरूर की जा सकती है। पद पर रहते हुए कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकता। वेतन संबंधित राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। वेतन मिलता है 3.5 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उस व्यक्ति को संबंधित राज्यों की संचित निधि से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाएगा। यानी उस राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो एक से अधिक राज्यों का क्या है? राज्यपाल है। मिलेगा राज्यों की संचित निधि से ही।
और कार्यकाल समाप्ति के पश्चात पेंशन उसको मिलेगी भारत की संचित निधि से। यहाँ ये आप ध्यान में रखेंगे भाई। उसके बाद में अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, 158 के बाद में 159 राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल पद की शपथ, तो शपथ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, अनुसूची 3 में इसका उल्लेख नहीं है भाई। राज्यपाल पद की शपथ, शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, क्योंकि ये भी राज्य में भाई मुख्य न्यायाधीश एक ही होते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, अनुपस्थिति में किसके द्वारा? वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। तो यहाँ आप ध्यान रखें, ये राष्ट्रपति की ओर से, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी तरफ से किसी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उस राज्य में राज्यपाल को क्या दिलाता है भाई? शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उसी राज्य का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जिसको राष्ट्रपति निर्धारित करे, उसके समक्ष राज्यपाल क्या लेगा? शपथ लेगा। शपथ का जो प्रावधान है यहाँ ध्यान रखेंगे, अनुसूची 3 में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं। फिर कहाँ है? तो शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में है, अनुच्छेद 159 में ही। तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद 159 में ही है। और क्या है अनुच्छेद 159 में? किस बात की शपथ लेता है? तो आप जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है भाई, उसी प्रकार से ये भी शपथ लेंगे। संविधान, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। और क्या? भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, और क्या है भाई? सत्यनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा से कर्तव्य पालन की, कर्तव्य पालन की, लोक कल्याण की, लोक कल्याण की। और बात करें संविधान एवं विधि, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण, जिस प्रकार से राष्ट्रपति में है उसी प्रकार से प्रतिरक्षण। तो ये हो गई राज्यपाल की शपथ। किसमें है भाई? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उसी उच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को क्या दिलाई जाएगी भाई? पद की शपथ दिलाई जाएगी। और पद, राज्यपाल पद की जो शपथ है उसका प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद 159 में ही इसके बारे में प्रावधान है। किस बात की राज्यपाल शपथ लेते हैं? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य पालन की, लोक कल्याण की शपथ लेते हैं, और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की क्या लेते हैं? राज्यपाल शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 159 हो गया क्लियर। और उसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 में क्या है? आकस्मिक, आकस्मिक पद रिक्ति की दशा में, आकस्मिक पद रिक्ति की दशा में
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 160 में क्या कहा गया है? आकस्मिक पद रिक्ति की दशा में, अचानक मान लीजिए राज्यपाल का पद क्या हो जाए भाई, खाली हो जाए, राज्यपाल अनुपस्थित हो जाए, राज्यपाल काम करने में अक्षम हो, राज्यपाल किसी विदेश दौरे पर गया हो, राज्यपाल अगर क्या हो जाए, बीमार हो जाए, तो ऐसी दशा में, अचानक पद रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल के कर्तव्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है उसको क्या लेनी पड़ेगी भाई? राज्यपाल पद की शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी होती है। और राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। राज्यपाल क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा किसी भी व्यक्ति को, जैसे किसी अन्य राज्य के राज्यपाल, किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व सौंप सकते हैं। कौन भाई? राष्ट्रपति। यहां पर लिखें राष्ट्रपति। और जिनको राष्ट्रपति, एक बार पुनः देखें आप, अनुच्छेद 160 में क्या है? आकस्मिक पद रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, दोनों नियुक्ति होंगी, राज्यपाल के कर्तव्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। अचानक अगर राज्यपाल का पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी दे सकते हैं। किस किस को दे सकते हैं? किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, और जिस राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त हुआ है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दोनों को ये जो जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसके लिए बाकायदा इन दोनों को क्या लेनी पड़ेगी भाई? शपथ लेनी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी हो, किसी को भी, चाहे किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाए और या उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को क्या बनाया जाए भाई? कार्यवाहक राज्यपाल की जिम्मेदारियां दी जाए, तो दोनों को ऐसी स्थिति में क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये बात मेरे ख्याल से अनुच्छेद 160 के अंतर्गत आपको ध्यान में आ गई होगी। तो फिलहाल हम अपने विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। राज्यपाल की जो कार्य शक्तियां हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।